देश काल में, हाँ, एक राशि के 10-10 अंश के 3 भाग किए जाते हैं। इसको देशकाण कहते हैं। और इनको जो है जब कुंडली इनसे बनाई जाती है तो उसको देशकाण या डी थर्ड चार्ट कहते हैं, डिविजनल चार्ट नंबर 3। तो इसमें क्या होता है कि इसको बनाते कैसे हैं कि पहले 10 अंश तक जो भी लग्न से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ट आएगा लग्न स्पष्ट से ही उस चार्ट अगला जो डिविजनल चार्ट है वो बनता है। फिर प्लैनेट जो है वो अपने हिसाब से उसी रूल के अनुसार उसमें प्लैनेट जो है पोस्ट किए जाते हैं। तो चार्ट के लिए लग्न जो है जितने अंश की होती है, पहले अगर 10 अंश तक है तो D3 चार्ट में भी लग्न वहीं से स्टार्ट होगी। मान लिया अगर किसी एक राशि मेष राशि का 8 अंश है तो D3 का भी जो है मेष राशि होगी। अगर 10 से और 20 के बीच में है लग्न तो उससे पंचम हाउस में जो राशि पड़ी है, अगर मान लीजिए किसी की लग्न मेष राशि के 16 अंश पर है तो D3 चार्ट में वो सिंह राशि से जो है वो स्टार्ट होगी, उसका लग्न सिंह राशि से आएगा। और अगर तीसरे देशकाल में है, मतलब 20 से 30 के बीच में है, मान लीजिए किसी का मेष लग्न जो है वो 26 अंश की है, तो हम क्या करेंगे D3 चार्ट में वो धनु राशि से स्टार्ट होगा। तो ये जो है ट्राइनल, इसकी जो पोजीशन है वो ट्राइनल पोजीशन से लिखते हैं 1, 5, 9। वैसे इसको अन्य तरीके से भी बनाया गया है कि चर राशि के लिए, स्थिर राशि के लिए और द्विस्वभावक राशियों के लिए अलग अलग हैं। लेकिन पाराशर जी ने जो सिंपल मेथड बताया है वो यही है कि पहला देशकाल जो है स्टार्ट होता है लग्न से, दूसरा देशकाल स्टार्ट होता है पंचम हाउस से, और तीसरा देशकाल स्टार्ट होता है नवम हाउस से। तो इस प्रकार एक हम कुंडली बना लेते हैं। एक राशि में कुल मिलाकर के 3 देशकांड होते हैं और 12 राशियां हैं हमारे जोडियक के, तो कुल 36 देशकांड हैं। नवांश में हमने कहा कि एक राशि में 9 नवांश हैं और 12 राशियों में 108 नवांश होते हैं। तो अष्टम हाउस जब हम देखेंगे, क्योंकि लग्न का अष्टम हाउस है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी लॉन्गेविटी के लिए वो कारक भाव होता है, तो वहां से हम इसको स्टडी करेंगे। तो जो 22वां देशकांड है वो भी अष्टम हाउस में पड़ेगा और 64वां नवांश भी जो है वो अष्टम हाउस में पड़ता है। मान लीजिए लग्न जो है, इसको बना देते हैं, थोड़ा एक चार्ट बना के देखते हैं। लग्न मान लीजिए वृष राशि की जो है वो 10 अंश की है। एक वृष राशि का चार्ट बना दें। वृष राशि का सभी लोग एक बना लें, एग्जाम्पल चार्ट अभी सबके लिए हो जाएगा। एक ब्लैंक चार्ट आप बना लें। तो वृष राशि में ऊपर लिखेंगे, अब मान लीजिए 16 अंश 20 कला का है कोई एक चार्ट जो है जिसका लग्न वृष राशि के 16 अंश 20 कला का है। अब इसको हम D3 और D9 दोनों की लग्न चार्ट बना लेंगे। इससे आराम से जो है आप बनाइए। और D1 D9 तो बना दिया, अब D3 भी बनाना है। हाँ, D3 जो है, D9 कैसे बनाया? नहीं, ऐसे जो ब्लैंक ये भी रखा है अभी जो अच्छा, आपने ब्लैंक लिखा। रखा। हाँ, तो पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये ब्लैंक चार्ट बन गया। हाँ इसी जी। तरीके से एक चार्ट और बनाएंगे आप D9 में भी, एक D3 के भी। 3 चार्ट बना लें ब्लैंक चार्ट। इनको हम ये बताएंगे कि ये बनते कैसे हैं। एक मिनट, D3 बनाएंगे। D3 और D9। D9 भी ब्लैंक बनाया। हाँ, ब्लैंक बनाइए। अभी हम इसके लग्न जो है निर्धारित कर देंगे और फिर हाँ प्लैनेट नहीं रखेंगे, केवल हमें लग्न देखना है। देखिए ठीक। 16 अंश 20 कला जो है, जब D3 के लिए देखेंगे तो 16 अंश जो है और 5 20 कला, ये 10 अंश और 20 अंश के बीच में पड़ रहा है।
यानी दूसरा देशकाल हुआ। तो दूसरा देशकाल हमने बताया था कहां से स्टार्ट होता है, लग्न के पंचम हाउस से। तो जो हमारी वृक लग्न की कुंडली है उसके पंचम हाउस में कन्या राशि आई, तो हम D3 की जो लग्न लेंगे वो कन्या लग्न लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। मकर से शुरू करेंगे ना अगर वृष लग्न में होगा। नहीं वो नवांश अलग बता रहे, D3 को बता रहे हैं ना। D3 तो ट्राइनल चलते हैं, 1 5 9 से चलता है। पहला 1 से चलेगा, माने लग्न का भाव आएगा, दूसरा पंचम का आएगा, और तीसरे में अगर है तो वो नवम में पड़ी हुई राशि से आएगा। अब ये जो है 16 अंश 20 कला 16:40 तक जो है वो पांचवा नवांश है। हाँ, D9 के लिए देखेंगे 16:40 तक जो है, 16:40 तक जो है ये फिफ्थ नवांश है। तो फिफ्थ नवांश कहां से गिने, वृक का नवांश कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। तो 10 से 5 तक गिन जाते हैं, 10 11 12 1 2, ये जो है आपका वृक ही नवांश आ जाएगा। और मैंने उस समय बताया था पिछले संडे को कि पृथ्वी तत्व राशियों का जो पांचवा नवांश है वो वर्गोत्तम होता है। अग्नि तत्व राशियों का नवा नवांश वर्गोत्तम होता है। और पृथ्वी तत्व राशियों का जो है पांचवा नवांश भी पर वर्गोत्तम होता है। तो D9 का चार्ट भी आपका वृक आ गया। अब देखिए यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर कौन सा जो है देशकाल उदित हो रहा है, दूसरा। तो अष्टम हाउस में जो भी राशि पड़ी है, हाँ जी बताएं। पृथ्वी अग्नि बोले, दो छूट गए हैं क्या? नहीं, पृथ्वी ये हमने वर्गोत्तम बताया था ना अच्छा, कि तो ये दो दो। वर्गोत्तम, हाँ, द्विस्वभाव का नवा नवांश वर्गोत्तम होता है। अच्छा अच्छा चर राशि का पहला नवांश वर्गोत्तम होता है, जी। और स्थिर राशि का पांचवा नवांश वर्गोत्तम होता है। ओके। 1 4 7 10 हमारी चर राशियां हैं, 1 4 7 और 10। ये चर राशियों की जो पहला नवांश जो है वो आपका देखा होगा कि मेष से शुरू होगा। कर्क का पहला नवांश कर्क से शुरू होगा तो ये वर्गोत्तम जाएगा। तुला का पहला नवांश तुला से स्टार्ट होगा। कुंभ का पहला नवांश 10 मकर का पहला नवांश मकर से स्टार्ट। तो जो हमारी चर राशियां हैं इनका पहला नवांश जो है वो वर्गोत्तम होता है। दूसरा है स्थिर राशियां 2 5 8 11, इनका पांचवा नवांश वर्गोत्तम होता है। अब देखिए वृक का जो है पांचवा नवांश कैसे वर्गोत्तम हो गया। वृक का नवांश कहां से शुरू होगा, इसका मतलब सिंह मकर। में जो होगा लगन में वो जुपिटर मतलब धनु वाला वर्गोत्तम होगा इसमें। हाँ, मतलब जो है वृक राशि का हम बता रहे हैं, वृक राशि का नवांश कहां से स्टार्ट होता है, मकर से। तो मकर से पांचवा गिनिए आप, तो मकर कुंभ मीन मेष वृक, तो वृक फिर आ गया। वृक लग्न भी है और वृक जो है नवांश भी है। तो स्थिर राशियों का पांचवा नवांश जो है वो वर्गोत्तम होता है। इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशियों का, द्विस्वभाव राशियां कौन से, 3 6 9 12। तो 3 मानी मिथुन राशि का जो अंतिम नवांश क्या होगा, वो मिथुन ही आएगा। मिथुन का स्टार्ट कहां से होगा, तुला से। तुला से नवा नवांश गिनते हैं, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष वृक मिथुन। तो नवा नवांश मिथुन नवांश हो गया।
तो ये हम बता रहे थे कि वर्गोत्तम नवांश हमें अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, चर राशियों का पहला, स्थिर राशियों का पांचवा और द्विसह राशियों का नवा नवांश वर्गोत्तम होता है। यहां पर हमें 64वां नवांश देखना है तो लग्न से, लग्न में जो देशकांड उदित हो रहा है, अष्टम में पड़ी हुई राशि का वही देशकांड कुंडली का लग्न बनेगा। यहां पर वृक लग्न की जो कुंडली आपने बनाई है, अष्टम में धनु राशि आई है, तो धनु राशि का कहां से लगेगा? पहला देशकांड धनु से चलेगा, दूसरा देशकांड जो है वो मेष से आएगा, और तीसरा देशकांड जो है वो सिंह से आएगा। धनु को जो हम लेंगे तो पहला देशकांड धनु में ही रहेगा, दूसरा देशकांड मेष में जाएगा, उससे पंचम राशि मेष है, और तीसरा देशकांड जो है वो सिंह राशि में जाएगा। तो यहां पर 16-20 जो है वो दूसरा देशकांड है। इसका मतलब जो हम वृक लग्न की कुंडली 16 अंश 20 कला की बनाई है, उसके देशकांड कुंडली का जो है वो लग्नेश क्या बनेगा? मेष लग्न, मेष आएगा। ठीक है ना? तो ये जो मेष लग्न का जो देशकांड आएगा वो 22वां देशकांड होगा। यहां पर धनु राशि का जो दूसरा देशकांड है वो 22वां देशकांड है। कैसे देखो, यहां पर 2 देश का दूसरा उदित हो रहा है, तो शेष कितना बचा? यहां पर 1 बचा, और 3 जो है मिथुन में 3 देशकांड हो गए, 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, और 19 2 21 उदित हो रहे हैं, और 22वां देशकांड यहीं आएगा। लग्न में पहले 3 देशकांड हो सकते हैं, 3-3 को जोड़ते चले आइए तो सप्तम हाउस तक 21 देशकांड आपके पूरे हो जाते हैं, और अष्टम में 22वां देशकांड पड़ता है। तो अष्टम हाउस जो है हमारा आयु के लिए हम इसको देखते हैं, अरिष्ट के लिए देखते हैं। इसी प्रकार से जो 64वां नवांश है, हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं? नवांश में हम ये देखेंगे लग्न हमारी जितने अंश की है, अष्टम में बैठी हुई राशि, D1 के अष्टम में जो राशि आ रही है उसमें हम वही नवांश गिन लेते हैं। जैसे यहां पर 5वां नवांश आया है, लग्न में 5वां नवांश उदित हो रहा है, तो धनु राशि का जो 5वां नवांश है वो क्या बनेगा? सिंह राशि का बनेगा। धनु का 5वां नवांश, धनु कैसी राशि है? अग्नि तत्व की राशि है, इसका नवांश मेष से स्टार्ट होगा, 5वां नवांश सिंह का हो गया, तो सिंह नवांश जो है वो 64वां नवांश हो गया। सिंह नवांश जो है वो 64वां नवांश हुआ। तो ये 64वां नवांश ये अष्टम हाउस में ही आता है, और इसका जो स्वामी होता है वो 64वें नवांश का स्वामी होता है। अब इसको किस तरीके से उपयोग किया जाता है कि इसमें क्या क्या फलित होते हैं? पहली तो फलित इसको जब पढ़ेंगे, पहला है कि 64वें नवांश से किसी भी, इसको चाहे तो आप नोट कर लें, 4-5 पॉइंट हैं 64वें नवांश का उपयोग कैसे करते हैं, फिर अब चार्ट डालेंगे, 2-3 चार्ट डिस्कस करेंगे इस पर। पहला पॉइंट है 64वें नवांश से किसी पापी ग्रह का गोचर लंबे समय तक दुष्प्रभाव देने वाली घटना को इंगित करता है। तो ये तो एक बात होगी, साधारण बात हो गई कि जब 64वें नवांश से कोई पापी ग्रह 4 होते हैं जो हमारे जीवन में हमको परेशानियां देते हैं, शनि मंगल राहु केतु, ये हो गए नैसर्गिक पापी ग्रह। और फिर तात्कालिक पापी ग्रह भी होता है जो हमारा अष्टमेश होता है, षष्ठेश होता है, द्वादशेश होता है, ये सेकंड नंबर के हमारे जो है
वो फंक्शनल पापी ग्रह कहलाते हैं। और 3, 6, 11 के जो स्वामी हैं ये भी फंक्शनल पापी ग्रह हैं। तो इनकी दशा अंतरदशा में गोचर इनका जो है भले ही पीड़ित न करे, लेकिन दशा अंतरदशा में ये निगेटिव फल करते हैं। तो जो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, जब भी ये 64वें नवांश से या 64वें नवांश के स्वामी के ऊपर गोचर करते हैं तो लंबे समय तक जो है वो दुष्प्रभाव डालने वाली घटना देते हैं। इसमें एक स्थिति और खराब स्थिति क्या होती है कि यदि पहले से ही, इसको नोट भी करते जाएं, यदि पहले से ही कोई पापी ग्रह 64वें नवांश में स्थित है और उसके बाद कोई अन्य पापी ग्रह उससे गोचर कर रहा है तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया, 64वें नवांश से पापी ग्रह का गोचर निगेटिव फल करता है, परेशान करने वाली घटना देता है। और यदि पहले से ही 64वें नवांश में कोई ग्रह बैठा हुआ है और फिर एक और पापी ग्रह गोचर कर रहा है तो घटना ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसके बाद नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक बात और बताई है कि 64वें नवांश से हम आयु की भी गणना करते हैं। वो कैसे करते हैं इसको सब लोग नोट कर लें, हम लोग कई जगह उपयोग कर चुके हैं, आप सब लोग जानते हैं, उपयोग कर चुके हैं, लेकिन इसको उसमें लैंग्वेज में लिख लें। यदि चंद्रमा का नवांशेष अर्थात चंद्रमा जिस नवांश राशि में बैठा है उसका स्वामी, यदि चंद्रमा का नवांशेष अर्थात चंद्रमा जिस नवांश में स्थित है उसका स्वामी और उससे 64वें नवांश का स्वामी, उससे 64वें नवांश का स्वामी यदि मित्र है या सम है या शत्रु है, तीन ही स्थिति हो सकती हैं, मित्र भी हो सकता है, सम हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। तो जातक की उम्र क्रमशः दीर्घ, मध्यम और अल्प आयु होगी। नमस्कार मिश्रा जी। हाँ जी नमस्कार, लेट हो गई, हैप्पी दीपावली। जैसे एक उदाहरण हम लेकर रखते हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रमा वृष राशि में उच्च का बैठा है। आइए, चंद्रमा यदि वृष राशि में उच्च का बैठा है तो इसका 64वां, तो इसका नवांश से शुक्र हो गया। गुप्ता जी पेपर दइए। इसका नवांश से शुक्र हो गया और इसके 4th हाउस में जो राशि आएगी, 64वां नवांश हम पढ़ चुके हैं कि 4th हाउस में जो राशि आती है वो 64वां नवांश की राशि होती है, उसका स्वामी जो है वो 64वां नवांशेष होता है। तो जब चंद्रमा वृष राशि में बैठा हुआ है तो इसका नवांशेष शुक्र हो गया और इसका 64वें नवांश का स्वामी जो है वो सूर्य हो गया। ये परस्पर जो है शत्रु हैं, शुक्र और सूर्य परस्पर शत्रु हैं, इसलिए ऐसे जातक की आयु जो है वो, इसको हम अल्पायु मान सकते हैं। जबकि देखिए लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ, चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, वृष नवांश में कहीं भी, कई जगह आता है वृष नवांश, लग्न में कहीं भी हो सकता है, लेकिन नवांश में हमने बताया है, नवांश भी यहां नहीं होगा, वर्गोत्तम नहीं आएगा। पृथ्वी तत्व के जो है वो 5वां नवांश वर्गोत्तम होगा, अगर वहां पर वो 16 अंश का है तो वर्गोत्तम में आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये दूसरा पॉइंट हो गया। जैसे मेष राशि में जो है चंद्रमा अगर मेष नवांश में है तो उसका 64वां नवांश जो है
वो चंद्रमा खुद बनेगा तो मंगल और चंद्रमा के बीच में मित्रता है, इसलिए ऐसा जातक दीर्घायु होगा। और ये काफी लगता है, ये 70-75-80% तक लगता है। अगर उसमें कोई बहुत मैल्फिक या बेनिफिक जो है प्रभाव नहीं है तो सामान्यतः ये नियम लगता है। चंद्रमा का नवांशेष और उसके 64वें नवांश का स्वामी यदि मित्र हैं तो दीर्घायु, यदि सम हैं तो मध्यायु, यदि शत्रु हैं तो अल्पायु देते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा इसका उपयोग हम कर सकते हैं कि अगर लॉन्गेविटी हमें निकालनी है किसी भी जातक की, तो हम 64वें नवांश को देखेंगे चंद्रमा का और उसके स्वामी का। अगर ये दोनों मित्र हैं तो हम कहेंगे कि दीर्घायु होता है। तो इसको कई बार लगा के हम लोग भी देखे हैं। तीसरा पॉइंट है, लेकिन किसी भी ग्रह के 64वें नवांश में स्थित अशुभ ग्रह किसी भी ग्रह के 64वें नवांश में स्थित अशुभ ग्रह उस ग्रह के कारकत्व को कम कर देता है। किसी भी ग्रह के 64वें नवांश में स्थित अशुभ ग्रह उसके कारकत्व को कम कर देता है। और इसको हम लोग कई तरीके से पढ़ चुके हैं। जैसे उदाहरण, अब इसको हम दो चार्ट में लगा के बताएंगे। पहला है इंदिरा जी की कुंडली जब हम लेते हैं 19 नवंबर 1917, 19 नवंबर 1917 11:10 इलाहाबाद का जब चार्ट लेते हैं तो शुक्र जो है वो धनु राशि में। सर हाँ जी, सीधे सीधे आप जो है उनका इंदिरा जी का चार्ट बता दीजिए, हम यहाँ पे मेंशन कर दें। और कर्क सीधे नहीं लग्न तो का सीधे है। नहीं तो सीधे सीधे वो नहीं बता नहीं, दीजिए देखिए मूड को ले रहे हैं। चार्ट हम जो सुनिए, जी, मैं हाँ। बताए देता हूं इसको, आप लोग इसको देखिएगा। जी इंदिरा जी की कुंडली में शुक्र जो है वो धनु राशि में है और उससे 64वें नवांश में 64वें नवांश में शनि और केतु स्थित हैं। आप सब लोग जो है इंदिरा जी की कुंडली आप बना के देख सकते हैं, क्योंकि बार बार कुंडली बनाएंगे तो हो सकता है जो फिर टाइम बहुत हो जाए। आप इसको चेक करिए। ये बोल दीजिए इनका जो नौमांश की लग्न कौन सी है, सॉरी ये जो सैटर्न केतु है किसके 64वें नौमांश में है? शुक्र के 64वें शुक्र नवांश। के, ठीक है जी। हाँ, शुक्र जो है किस राशि में पड़ा हुआ है? शुक्र वैसे धनु राशि में है वहां पर, लेकिन यहाँ हाँ, पर धनु राशि में। नहीं, ये D9 का धनु राशि नहीं है, D1 की धनु राशि में है। जीवन की धनु राशि में है, इंदिरा गांधी का। हाँ जी, हाँ हाँ, राहु और शुक्र धनु राशि। जी हाँ, बताएं धनु सर। राशि में है। तो D9 जो, हाँ D9 में शुक्र के 64वें नवांश में शनि और केतु दो पापी ग्रह बैठे हैं। और शुक्र विवाह का पति का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। आप जानते हैं कि इंदिरा जी के जो हस्बैंड की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, मतलब इन पापी ग्रहों ने शुक्र को समाप्त कर दिया, शुक्र के कारकत्व को खराब कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसी तरीके से एक कुंडली और हम देखते हैं कि कुमार मंगलम बिरला, इनका चार्ट चाहो तो हम बना के देखते हैं। इसका चार्ट हम बता देते हैं, इसको बनाइएगा दोनों को। इंदिरा जी को तो सब लोग जानते हैं। नहीं, कुमार मंगला। हाँ, कुमार मंगलम का जो है सूर्य जी के बताएं 64वें सर। नवांश में। ये हाँ जी, नेटल, अच्छा ये उसका बता रहे ना नौमांश का, D9 का। हाँ D9 का भी हम इसको बनवाएंगे, पहले लिखा दें। जी बताएं। कुमार मंगलम बिरला की कुंडली में सूर्य से 64वें नवांश में शनि स्थित है। धनु राशि में शनि स्थित है
और जब 1995 में, आगे लिख लें इसको, अभी चार्ट से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और 1995 में जब शनि के त्रिकोण, ये नवांश त्रिकोण में केतु का गोचर हो रहा था, तो पिता की मृत्यु हुई। सूर्य के 64वें नवांश, यहाँ धनु राशि में है शनि, D9 की धनु राशि में शनि है, और कन्या राशि में सूर्य है। मतलब इसको, ये चार्ट का लग्न नहीं है, हम केवल जो बता रहे हैं उसके लिए लिखा है कि कन्या राशि में सूर्य है और धनु राशि में शनि बैठा है। और जब मेष राशि से 1995 में, इससे पंचम, मेष राशि में जब केतु का गोचर हो रहा था, केतु, उस समय इनके पिता की जो है डेथ हो गई। देखिए, दो चीजें हैं, जब हमने कहा, भी हम आगे नवांश का गोचर भी पढ़ेंगे कि किसी भी प्लेनेट की नवांश राशि और उसकी त्रिकोण राशि से जब किसी पापी ग्रह का गोचर होता है, तो उसके जो कारक है, वो प्लेनेट जिसका कारक है, जिस जीव का कारक है, उस जीव की हानि होती है या तो उसको मृत्यु के कष्ट मिलता है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, शुक्र पत्नी या पति का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध जो है छोटे भाई बहनों का कारक है। तो इस तरीके से जो है, हम बृहस्पति संतान का कारक है। तो कारक से जब त्रिकोण, कारक जहां पर बैठा है नवांश राशि में, उसकी राशि या उसके त्रिकोण राशि से जब पापी ग्रह गोचर करता है, तो उस जीव को परेशानी होती है, कष्ट होता है, वो प्लेनेट जिस जीव का कारक है। तो जैसे सर यहाँ एक चीज पर ये आप, बताएं सर, ये देखिए हाँ ना, जी, यहाँ पे ये जो मेष राशि आई वो अष्टम में आई है, गोचर वाली। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे तो जैसे वो सूर्य कि, से अष्टम में भी आया है, नवांश राशि के हाँ अष्टम से भी है जी, और शनि के त्रिकोण से भी है। अभी हम लोगों ने दो फार्मूले जैसे आपने बताए थे ना, एक तो ये बताया था कि जैसे किसी भी ग्रह से 64वें नवांश में अगर कोई पापी ग्रह बैठा होता है, तो वो उस ग्रह के कारकत्व में कमी कर देता है। पहला ये हो गया। दूसरा आपने हाँ, बताया कि 64वें नवमांश के त्रिकोण में अगर कोई पापी ग्रह गोचर करता है तो उसको जो है वो कष्ट देता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें लागू हो रही हैं। एक आपने हाँ, दोनों ठीक है जी। इसमें सूर्य जो है, वो सूर्य से 64वें नवांश में शनि बैठा हुआ है, यानी सूर्य को कमजोर कर रहा है। जी और उसी समय ट्रांजिट में इसके नवांश, शनि के ट्रांजिट, जो नवांश जो है शनि के 64वें नवांश या उसके ट्राइन से जब पापी ग्रह का गोचर हो रहा है, तो सूर्य कम, यानी शनि को और पावर दे दिया उसने, मार्कत्व, और सूर्य को उसने समाप्त कर दिया। सूर्य के अष्टम में भी आ गया और शनि के पंचम में आ गया। तो शनि को मार्कत्व बढ़ा दिया और सूर्य को कमजोर कर दिया। तो इस परिस्थिति से पिता की डेथ हो गई। एक चार्ट और भी हम लगाते हैं कि 64वां नवांश हम विवाह में भी देखते हैं। अगर वो विवाह में भी जो है, ये सेपरेशन का भी कारक है। जैसे अभी 64वें नवांश का हम लोगों ने इंदिरा जी की कुंडली में पढ़ा था कि पति की डेथ हो गई, लेकिन हम एक चार्ट ऐसा भी लेंगे कि जिसमें जो है 64वें नवांश की वजह से वहां पर सेपरेशन हो गया। तो वो चार्ट है, सब लोग देख लें, ये फीमेल चार्ट है, 12 मई 1985 का है। सब लोग नोट कर लें, 12 मई 1985। चार्ट अभी हम बता देंगे, तो चार्ट यहाँ बना देंगे। और 11:30 जयपुर का है। बारह मई 1985, 11:30 AM जयपुर का है। अब इनके दोनों चार्ट हम लोग बनाते हैं। D1 चार्ट जो है वो कर्क लग्न का है। एक जी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो चार्ट बना हुआ है? हेलो, कोई तो बता दे एक जन, हेलो कर दे बस सर। आप तो ही है, दिख रहा हाँ है? जी, हाँ जी, सबको दिख रहा है, समझ भी आ रहा है। सर बोले। हाँ,
मेष कर्क लग्न है। लग्न का है, चार्ट कर्क लग्न का है। जी हाँ, चार्ट कर्क लग्न का है। हाँ हाँ, जी बोलिए। जी इसमें 4th हाउस में केतु है, जी 10th हाउस में सूर्य राहु बुध है, सूर्य राहु मरकरी। 9th हाउस में वीनस है, जी 8th हाउस में मून है, 7th में जुपिटर है, और 5th में रेट्रोग्रेड शनि है। अब D9 चार्ट जो है, एक रह गया इसे कोई नहीं, पूरे हो गए। सर, एक प्लेनेट रह गया। मंगल मार्स मंगल मार्स मंगल है। 11th में मंगल है वृष राशि में। जी अब D9 चार्ट स्टार्ट होता है धनु राशि से। नाउ जी लग्न में शुक्र और सूर्य है, लग्न में जी 12th हाउस में मून और राहु है। 12th वृश्चिक, मून राहु है। 7th में मंगल है, जी 8th में शनि गुरु है, चेतन गुरु, और 6ठे भाव में केतु है। एक रह गया। एक रह गया, चार दो चार दो आठ, एक रह गया। नहीं हो गया, नहीं एक रह गया, एक रह गया। मरकरी चंद्रमा ही रह गया है। नहीं चंद्रमा तो आ गया ना, मरकरी बुध बुध बुध। बुध रह गया। हाँ चलो देखते हैं कहाँ पे वो चार्ट। ठीक है, हाँ हाँ आगे चलते हैं सर। हाँ मरकरी का रोल नहीं है इसमें। अब देखिए, सेपरेशन के लिए जब भी 6ठा भाव सप्तम के साथ में इन्वॉल्व हो जाता, 6, 8 और 12, जब ये भाव इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सेपरेशन होता है। तो इसको सेपरेशन के लिए, अच्छा इसका मैरिज जो है वो 7 दिसंबर 2015 को हुई 30+ में। क्योंकि सप्तमेश शनि है इसलिए 30+ में शादी हुई 7 दिसंबर 2015, और डाइवोर्स हो गया जनवरी 2020 में। अब इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जो षष्ठेश है, 6ठे का लॉर्ड जो है, D1 में जरा देखते पड़े, D1 में 6ठे का जो लॉर्ड है, जो सेपरेशन का कारक प्लेनेट है, वो 7वें में नीच का होकर के बैठ गया। पहला पॉइंट सेपरेशन के लिए। दूसरा पॉइंट है कि वैदिक में अगर सप्तमेश बकरी हो जाता है या सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में चला जाता है तो रीमैरिज होती है। यहां पर सप्तमेश शनि बकरी है। ये वैदिक का रूल है कि सप्तमेश यदि बकरी हो जाए या सप्तमेश द्विस्वभाव राशि से कनेक्ट हो जाए तो रीमैरिज होती है। अब कारण उसका डाइवोर्स भी हो सकता है, डेथ ऑफ द पार्टनर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो बाद की बात है। यहां पर वो चीज नियम लागू हो रहा है। इसके बाद जो सेपरेशन का एक कारक है 10th हाउस, विवाह के लिए सेपरेटिव जो है 10th लॉर्ड भी सेपरेटिव का कार्य करता है। क्यों? कि वो 11th का 12th है। विवाह के लिए मुख्य जो है घर हमारा सप्तम है, लेकिन जो सपोर्टिंग हाउस है वो 2, 11 भी है। तो 11 जो है वो 7th का फुलफिलमेंट है।
जो 7th से डिजायर होती हैं उनका फुलफिलमेंट 11th में है, और 11th का जो लॉर्ड है 10th, उसका 12th जो है वो 10th है। तो इसका लॉर्ड जो 10th का है वो 12th में बैठ गया है उस, तो यहाँ पर भी उस सेपरेशन वाली बात बनती है। 12th लॉर्ड जो है वो हाउस में आ गया, एक तो ये हो गया। 10th लॉर्ड 11th में, तो धन की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन मैरिज की दृष्टि से वो खराब है, क्योंकि सेपरेटिव प्लेनेट वहां पर पहुंच गया। और उसने यही नहीं किया, उसने सप्तमेश शनि को देखा भी है। तो सेपरेट कराने में मंगल का एक रोल है। पहला रोल जो है जुपिटर का है, दूसरा रोल जो है वो शनि का है जो रीमैरिज बता रहा है, और तीसरा रोल मंगल का है क्योंकि 10th लॉर्ड होकर के वो 11th में बैठा है। तो ये राजयोगी तो है, लेकिन मैरिटल के लिए ये सेपरेटिव है, क्योंकि 12th लॉर्ड जो है वो लग्न में आ गया, जैसे ये अगर मास। अब देखते हैं क्या है। जो 7th का जो है 64वां नवांश का स्वामी शुक्र है। सेवेंथ जो है मकर राशि है, तो मकर राशि का 64वां नवांश कैसे देखेंगे हम? अब देखिए कैसे, इसको 4 है, कर्क लग्न है और धनु नवांश है। तो 4 से गिनते हैं, 4 5 6 7 8 9, यानी 6वां नवांश है। तो हम मकर का 6वां नवांश अगर हम गिनेंगे तो कहां से आ जाएगा? बस यहीं से काउंट कर लें, मकर राशि से 6वां नवांश, नवांश D9 चार्ट में हाँ ये आ गया। क्या कहते हैं, मिथुन राशि आ गई, बुध का हो गया ये। हाँ, तो अब देखिए बुध की पोजीशन कहां पर है? इसमें 10th हाउस में है। और बुध से जो है इसमें 64वें नवांश बुध में मिथुन राशि में कौन बैठा है? मंगल बैठा हुआ है जी। यानी सप्तम से 64वें नवांश में मंगल बैठा हुआ है। आप ये समझिए, मंगल सेपरेटिव है, जो यहां पर सेपरेटिव का रोल कर रहा है। और ये मंगल जो है 3 नंबर की राशि कहां गई है? जो राशि तुल्य नवांश में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये 12th हाउस की राशि पड़ी है, यानी व्ययांश में गया है। मंगल जो बैठा हुआ है वो मिथुन राशि जो सप्तम में आई है वो व्यय भाव की राशि आई है, यानी 12th लॉर्ड भी, 12th हाउस भी इसमें शामिल हो गया है। और इसी के साथ साथ जो है सप्तमेश शनि से अगर हम 64वां नवांश देखें तो शनि से 64वां नवांश शुक्र का आता है। शनि से जब देखेंगे सप्तमेश जो है उससे जब हम 64वां नवांश देखेंगे तो शुक्र है। अब शुक्र की पोजीशन बताएगी कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। शुक्र एक तो शत्रु राशि में है, शत्रु के साथ में है, ठीक है ना। और जो धनु राशि पड़ी है ये पुनः 6 नंबर के हाउस में आ गई, D1 के 6 नंबर में पड़ी हुई है, यानी सेपरेटिव हाउस में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर शुक्र के अंदर भी सेपरेशन के कारक है, कारक तत्व हैं। और वृक राशि में देखिए बैठा कौन है? शुक्र की जो राशि है वृक है उसमें केतु बैठा हुआ है। केतु सेपरेटिव है। जो वृक राशि है, वीनस की जो वृक राशि है उसमें ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, और ये सप्तम से द्वादश भाव है, 6ठा भाव है। तो यहाँ D9 में भी वो सेपरेशन जो है वो प्रॉमिस दिख रहा है। D1 का प्रॉमिस D9 में भी हो रहा है, 64वां नवांश भी बता रहा है, और सप्तम हाउस का 64वां नवांश है वो भी बता रहा है। सप्तमेश से जो 64वां नवांश है वो भी बता रहा है, क्योंकि जो वीनस बनता है वो वीनस शत्रु राशि में शत्रु क्षेत्री है, और बैठा हुआ कहाँ? 6ठे भाव की राशि में बैठा हुआ, जो सेपरेटिव हाउस है। तो इस प्रकार से 64वें नवांश का उपयोग हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी
घटना के लिए कि अच्छी घटना तो यहाँ से नहीं देखी जाती है, हम केवल खराब घटना के लिए ही, इसको स्वास्थ्य के लिए खराब है। और जो मैरिज का सेकेंड हाउस है, मैरिज का जो भाव है, उसका जो सेकंड हाउस है, वृद्धि भाव है, वहां पर भी ये चीज आ रही, तो मैरिज के संदर्भ में इसको विशेष रूप से हम लोग देखते हैं। तो ये 64वें नवांश का एक तो ये हो गया। अगला एक पॉइंट और भी इसमें हम लोग नोट करेंगे कि गोचर, इसमें गोचर कैसे देते हैं। देखिए, यदि एक ये विशेष पॉइंट है, यदि चंद्रमा से 64वें नवांश 22वें देशकांड या 64वें नवांश का स्वामी ग्रह एक ही है, यदि चंद्रमा से 22वें देशकांड एवं 64वें नवांश का स्वामी एक ही ग्रह है, और वह ग्रह अपने भिन्नाष्टक वर्ग में शून्य बिंदु वाली राशि से गोचर करता है, तो मृत्यु देता है। यदि चंद्रमा से 22वें देशकांड, मान लो 22वां देशकांड जो है वो पड़ रहा है मिथुन का पड़ रहा है, और जो नवांश है वो भी मिथुन या कन्या का आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि इसका स्वामी एक ही। जब ये बुध जो है वो बुध अपने अष्टक वर्ग में शून्य राशि, शून्य बिंदु वाली राशि से गोचर करेगा, तो मृत्यु देगा। ग्रह कोई भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, लेकिन ग्रह में वो निगेटिविटी आ जाती है। तो इस तरीके से ये एक पॉइंटर है। अगला पॉइंट और नोट करें, जब किसी अशुभ ग्रह का गोचर अष्टम की राशि और 64वें नवांश की राशि पर होता है, अष्टम की राशि और 64वां नवांश, यानी अष्टम की राशि आपने मान लीजिए वृश्चिक आ गई, ठीक है ना। D9 में वृश्चिक से चौथे भाव की राशि जो है उसकी 64वें नवांश राशि हो गई। मान लीजिए अष्टम में वृश्चिक राशि आई, मेष लग्न की कुंडली में अष्टम में वृश्चिक राशि आई, तो वृश्चिक से 64वें नवांश कहाँ हो गया, 4, 8, 9, 10, 11 कुंभ नवांश हो गया, यानी वृश्चिक राशि कुंभ नवांश। तो जब इसमें से गोचर करेगा तो कोई न कोई अप्रिय घटना अवश्य होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण जो है कि मान लीजिए मिथुन राशि जो है वो 26-40 से 30 अंश के बीच की लग्न है किसी की, तो अष्टम में मकर राशि आ जाएगी, और मकर का जो नवा नवांश है वो कन्या नवांश होगा। दस, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि लग्न नव नवांश में है, तो नव नवांश ही तो 64वां नवांश होगा। उदाहरण, जैसे उदाहरण एक हम आपको बता रहे हैं, माना कि मिथुन लग्न 27 अंश पर है, यानी मिथुन का नवा नवांश लग्न में उदित हो रहा है, तो अष्टम हाउस में मकर राशि आएगी, और 8वां जो 64वां नवांश होगा वो कन्या का होगा।
तो अब आपके पास एक पेयर आ गया, मकर राशि कन्या नवांश। या कन्या राशि मकर नवांश। ये चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है तो इसमें नवांश वहीं से मकर से शुरू होगा, तो कन्या राशि में भी मकर नवांश आएगा और मकर राशि में भी जो है वो मकर नवांश आएगा। तो जब कन्या राशि और मकर नवांश से, मकर नवांश कन्या राशि में कहां पे आएगा? तीन अंश 20 कला पर आएगा, पहला नवांश कन्या का मकर होगा। कन्या राशि का पहला नवांश मकर नवांश होगा। तो या तो कन्या राशि के पहले नवांश में गोचर करे तो कन्या राशि मकर नवांश हो गया, अथवा मकर राशि का जो है नवा नवांश वो कन्या राशि होगा। तो मकर राशि से जब लास्ट अंतिम में करेगा गोचर तो ये पेयर आपको मिलेगा, कन्या राशि मकर नवांश या मकर राशि कन्या नवांश। जब भी प्लेनेट इस तरह से गोचर करेगा, अष्टम की राशि और 64वां नवांश, या 64वां नवांश और अष्टम की राशि, इससे दोनों का पेयर चाहे इधर से किया जाए चाहे उधर से, दोनों में से किसी भी, तो ये निश्चित रूप से कोई न कोई अप्रिय घटना अवश्य घटती है। तो इस तरीके से अष्टम जो 64वां नवांश है उसके कई तरह से उपयोग हम लोग करते हैं। इसको और भी आगे कई पॉइंट हैं, चाहो तो हम थोड़ा लिखवा देते हैं। अब एक पॉइंट और है, उसको नोट कर लें, ये विशेष पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज ये हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जो पढ़ते हैं इसको आप अपने यहाँ जो डाटा बैंक है आपके पास जो चार्ट है उनमें लगा के देखिए, या अपने परिचितों के साथ अगर कोई घटना ऐसी घटी है तो उनकी कुंडली पे लगा के देखिए। अगर मान लो घटना घटी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चार्ट यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और नोट कर लें कि जब 64वां नवांश से शनि या राहु या केतु के साथ हो, जब 64वां नवांशेष शनि राहु या केतु के साथ हो और वह D1 के 6, 8, 12 भाव में गया हो, 6, 8, 12 भाव में गया हो, तो ऐसे जातक की अस्वाभाविक मृत्यु होती है। और उसका कोई सगा संबंधी पास में नहीं होता है।
गांधी जी में और इंदिरा जी की कुंडली दोनों में यह है। गांधी जी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन तीनों कुंडलियों में ये नियम लगता है। एक और चार्ट हम जरा देख रहे हैं, शायद उसमें लग रहा हो। हम लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली और देख रहे हैं। उनका चार्ट हमें नहीं दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से एक पॉइंट और भी जो है, एक 100वां नवांश भी जो है वो भी खराब होता है। जैसे 64वां नवांश हम लोग देखते हैं, उसी तरह से 100वां नवांश भी वो चूंकि 12th हाउस में आता है, 99 नवांश जो है वो 11 भाव तक आ जाते हैं, और 100वां नवांश जो है लाल बहादुर शास्त्री का 64वां नवांश जो है देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली हम लोगों ने ये जो बनाई है, धनु लग्न की बनाई है, इसके 64वां नवांश जो है वो कर्क का आता है। नवांश मेष का है और 64वां नवांश कर्क का आता है, और चंद्रमा जो है वो शनि, सूर्य और चंद्रमा, मंगल, शनि सूर्य मंगल सब साथ में है कर्क राशि में।
हेलो, मेष का आया कि वृक्ष का आया? धनु लग्न और मेष नवांश करीब करीब आया था। एक बार हम लोग मुगल सराय का बनाए थे चार्ट। अच्छा अच्छा, तो इसमें फिर नहीं लग रहा, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि के साथ में है। लेकिन इनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री कहाँ गए थे? ताशकंद गए थे, इनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ नहीं हुई थी क्या? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, इनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो वो असल में इनका एक्चुअल जो के.एन. राव साहब हैं, उन्होंने इनको 9 अक्टूबर इनकी डेट ऑफ बर्थ निकाली है, और लोग कहते हैं कि 2 अक्टूबर है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 2 अक्टूबर से बनाई जाए कि 9 अक्टूबर से बनाई जाए। खैर जो भी हो, आप इसको लगा के देख सकते हैं। नियम आपके पास है कि जब भी इसमें इस तरह की घटना घटती, 64वें नवांश का जो स्वामी है चंद्रमा से, 64वें नवांश का स्वामी अगर वो शनि राहु केतु के साथ में है और D1 के 6, 8, 12 में पड़ी हुई राशि में बैठा हुआ है, तो अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है। इंदिरा जी की, और आप गांधी जी का देख सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो का भी देख सकते हैं, उनका भी हैंग किया गया था, कोई साथ में नहीं था, परिवारजन कोई साथ में नहीं था। तो इस तरीके से 64वें नवांश का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज काफी लोग नहीं है अपने साथ में, तो हम ये चाहेंगे क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले उसमें हम विवाह को लेकर के 2 चीजें पढ़ेंगे। विवाह कैसे देखे जाते हैं, इससे पूरे 12 भाव, जैसे लग्न जो है वो विवाह के लिए प्राइम हाउस है। फिर सीधे सीधे हम देखेंगे, देखिए सूर्य जो है शनि और मंगल के साथ में है कर्क राशि में, ठीक है ना। और देखिए कर्क राशि कहाँ आ गई है? D1 के अष्टम हाउस में पड़ी हुई है। तो ये जो है नियम यहां भी लग रहा है। ये नियम 64वें नवांश का स्वामी है सूर्य बना, क्योंकि लग्न से 4th हाउस में सिंह राशि आई, और ये शनि के साथ में हमने लिखा है कि यदि 64वें नवांश का स्वामी शनि राहु केतु के साथ में हो और उस राशि में हो जो D1 की 6, 8, 12 भाव में पड़ी है, तो अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है और परिवार का कोई सदस्य साथ में नहीं होता है। तो ये यहां भी लगता है। आप इसको देखेंगे, 3-4 कुंडलियां आपके पास होंगी, सभी चारों में ये लगा के देखेंगे। ये होमवर्क है। इंदिरा जी की कुंडली, जुल्फिकार अली भुट्टो की, महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की, इन चारों कुंडलियों में ये नियम लग रहा है। आप इसको लगा के देखेंगे। अब अगले संडे को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कि विवाह इसको कैसे